2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी एक न्यू कमर के तौर पर सामने आए थे, लेकिन 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका अंदाजा पटना तो दूर की बात है, दिल्ली में बैठे नेताओं को भी नहीं था। अब हालात बदल चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी एक सेट बैट्समैन की तरह मैदान में खेलते नजर आ रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गए ओवैसी न तो निगलते बन पा रहे हैं और न ही उगलते। इस बार हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं और पिछले 5 सालों में बिहार के मुसलमानों का झुकाव भी एआईएमआईएम की तरफ काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखा गया है। ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने के भी आरोप लगते रहे हैं। उधर सियासी पंडितों का मानना है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 सीटें जीतकर ओवैसी 2025 में एनडीए की सरकार बनाएंगे, तो वहीं आरजेडी से अपना पुराना बदला भी चुकाएंगे। ऐसे में इस बार ओवैसी बिहार में कुल कितनी सीटें जीतेंगे और किसे कितना डैमेज पहुंचाएंगे, ओवैसी का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए आरजेडी और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि एआईएमआईएम बिहार के मुसलमानों की पहली पसंद कैसे बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैदराबाद के बैरिस्टर और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। तब उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन सारी सीटों पर शिकस्त ही मिली थी। 2020 में ओवैसी की पार्टी दूसरी बार चुनाव में उतरी, तब एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 14 कैंडिडेट सीमांचल इलाके में उतारे थे। सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम की जीत हुई थी, जिसमें अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, बैसी और जोकीहाट सीट शामिल थी। एआईएमआईएम का कुल वोट प्रतिशत 1.24% रहा था। खास बात यह है कि जिन सीटों पर एआईएमआईएम जीती वो महागठबंधन का गढ़ था। वहीं बाकी की 15 सीटों पर भी एआईएमआईएम ने वोट काटकर आरजेडी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को हुआ था। बिहार में एआईएमआईएम के अकेले चुनाव लड़ने का मतलब आप एक और आंकड़े से समझ सकते हैं। पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीमांचल की 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से भगवा पार्टी ने 8 सीटें जीती थी। कटिहार और अररिया की 3-3 सीट, जबकि पूर्णिया से 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। वहीं किशनगंज जिले से बीजेपी को कोई भी सीट नहीं हासिल हुई थी। कुछ जिलों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70 से 75% तक था। वहीं आरजेडी को सीमांचल की महज 1 सीट ही हासिल हो पाई थी। जबकि 2015 की बात की जाए तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सीमांचल में तगड़ा प्रदर्शन किया था। तब लालू यादव की पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने भी उस वक्त सीमांचल की 9 सीटें जीती थी। महागठबंधन में तब शामिल जेडीयू ने 6 सीटें जीती थी। वहीं एनडीए का 2015 में प्रदर्शन सीमांचल में काफी खराब रहा था। मतलब जब जब एआईएमआईएम बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, तब तब महागठबंधन के मुसलमान वोटों का बिखराव निश्चित है। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी एक सेट बैट्समैन की तरह सियासी पिच पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि इस बार एआईएमआईएम पिछले बार से ज्यादा मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि एआईएमआईएम ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को अलायंस का प्रस्ताव जरूर भेजा था, जिसे महागठबंधन ने ठुकरा दिया। खैर, इस मुद्दे पर वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इधर माना जा रहा है कि अगर ओवैसी की पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो वो कम से कम 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। खुद ओवैसी तो 100 सीटों पर लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 सीटों पर एआईएमआईएम का फोकस ज्यादा रहेगा। बिहार के मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लामबंद करने की भी कोशिश की जाएगी। ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भविष्य में अपने जीते हुए विधायकों को पार्टी छोड़कर जाने से रोकना होगा, क्योंकि पिछली बार 2020 में एआईएमआईएम धोखा खा चुकी है। तब एआईएमआईएम के जीते हुए 5 विधायकों में से 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हो गए थे। इनमें जोकीहाट से मोहम्मद शहनवाज आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी और बैसी सीट से सैयद रुकनुद्दीन अहमद भी एआईएमआईएम के टिकट पर जीतकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। वहीं बचे हुए अमौर से एमएलए अख्तरुल इमान मौजूदा वक्त में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वैसे आदमी एक बार धोखा खाता है, हर बार नहीं।
2020 में ओवैसी को झटका जरूर लगा था, लेकिन उनके प्रति मुसलमानों में किस कदर दीवानगी है यह भी बाकी सभी दलों ने अपनी आंखों से पिछली बार देख लिया। 2020 में जब ओवैसी ने सभी को चौंकाते हुए इतना उम्दा प्रदर्शन किया, तो अब 2025 में वे किसे कितना डैमेज पहुंचाएंगे, इसे देखने के लिए बिहार के सियासी पंडित नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसी साल मई के महीने में जब ओवैसी बिहार के मोतिहारी में जनसभा करने आए थे, तब उन्होंने अपने साथ किए गए उस छल को लेकर आरजेडी को कड़े शब्दों में चेताया था और कहा था कि तुमने हमारे 4 भगाए, हम 24 लेकर आएंगे। 24 सीटों की बात करके ओवैसी का इशारा जाहिर तौर पर मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके की ओर ही था, जहां पिछले बार मुसलमानों ने खूब बढ़ चढ़कर एआईएमआईएम का बूथ मजबूत किया था। ऐसे में अब सवाल है कि सीमांचल की 24 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए एआईएमआईएम की स्ट्रैटेजी क्या है। असल में बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई सीमांचल में ही नजर आ रही है, जहां तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि सीमांचल के 4 जिलों यानी पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज की कुल 24 विधानसभा सीटें, जो कि बेहद अहम मानी जाती हैं, यहीं से तय होगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। तभी तो तमाम पार्टियों ने चुनावी अभियान का आगाज यहीं से किया है। ये चारों जिले बंगाल से सटे हुए हैं और बिहार की कुल 17% मुस्लिम आबादी का लगभग आधा सीमांचल में ही बसा हुआ है। सीमांचल में एआईएमआईएम की जीत के पीछे सबसे अहम कड़ी है यहां के मुसलमान। 2011 की जनगणना के मुताबिक सीमांचल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। अररिया में 43%, किशनगंज में 68%, पूर्णिया में 38% और कटिहार की 44% आबादी मुस्लिम है। कुल मिलाकर सीमांचल की औसत 46% आबादी मुसलमान है। मुस्लिम बहुल होने की वजह से सीमांचल की सभी सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। अगर जिलेवार देखें तो अररिया में मुसलमानों के अलावा यादव और दलित भी अच्छी संख्या में हैं। वहीं किशनगंज में मुस्लिम ही निर्णायक हैं। इसी तरह पूर्णिया में मुस्लिम मतदाताओं के बाद यादव और अति पिछड़ी जातियों की आबादी ठीक ठाक है। कटिहार में मुस्लिम मतदाताओं के अलावा सवर्ण, यादव और ओबीसी मतदाता अच्छी संख्या में हैं। अब सीमांचल के मुसलमान ओवैसी पर इतने फिदा क्यों हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि एआईएमआईएम ने हमेशा सीमांचल के मुसलमानों के उत्थान की बात की है। ओवैसी ने सीमांचल के मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ बताया है। वे इस क्षेत्र में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे के विकास की बात करते आए हैं। उनका दावा है कि सीमांचल के मुसलमान इन मूलभूत अधिकारों से वंचित रह गए हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दूसरे नंबर पर आता है। ओवैसी ने हमेशा कहा है कि सीमांचल के मुसलमानों को राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। इसीलिए एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी खड़े किए। तीसरा है न्याय और सुरक्षा। सीमांचल में मुसलमानों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की बात भी ओवैसी ने ही की है, खासकर उन इलाकों में जहां कभी कभी उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती है। इसके अलावा राजनीतिक विकल्प की कमी भी मुसलमानों के बीच एआईएमआईएम की बढ़ती साख की वजह है। कई मुसलमानों को लगता है कि पारंपरिक बड़ी पार्टियां उनकी जरूरतों को पूरी तरह नहीं समझती या उनकी आवाज को दबा देती हैं। इस वजह से वे ओवैसी को एक नया और प्रभावी विकल्प मानते हैं। एआईएमआईएम के वक्फ कानून और एसआईआर के प्रति रुख ने भी सीमांचल के मुसलमानों के बीच उसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित किया है। यह मुद्दा खास तौर पर तब अहम हो जाता है जब स्थानीय या अन्य पार्टियां मुस्लिम हितों की अनदेखी करती हैं। इसके अलावा अख्तरुल ईमान जैसे सीमांचल के जाने माने और बड़े नेताओं के चलते भी एआईएमआईएम इस इलाके में मजबूत हुई है। लेकिन ओवैसी का बिहार में जनाधार बढ़ना खास करके कांग्रेस के लिए कम और आरजेडी के लिए ज्यादा पीड़ादायक है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि इस साल की शुरुआत में ओवैसी आरजेडी से बदला चुकाने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उनके कदमों ने सबको चौंका डाला जब एआईएमआईएम ने तेजस्वी को प्रस्ताव भेजकर उसे महागठबंधन में शामिल करने की गुजारिश कर दी। हालांकि लालू यादव पहले ही ओवैसी की चाल को भांप गए और इस प्रपोजल को ठुकरा दिया गया, लेकिन ओवैसी तब तक अपने गेम प्लान में कामयाब हो चुके थे। जानकारों का मानना है कि ओवैसी ने ऐसा करके अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम का तमगा हमेशा के लिए हटा दिया, जिसके चलते लंबे समय से मुसलमान असमंजस की स्थिति में थे। कहीं ना कहीं महागठबंधन को अलायंस का प्रस्ताव भेजकर एआईएमआईएम मुसलमानों को यह बताने और समझाने में कामयाब हो गई कि वो बीजेपी की तरफ से नहीं खेल रही है और ना ही उसकी ऐसी कोई मंशा है आने वाले दिनों में। अब जब ओवैसी कुछ हद तक अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम का तमगा हटा चुके हैं, तो इस बार एआईएमआईएम की सीटों में इजाफा होना
तय माना जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि फायदा फिर भी एनडीए का ही होगा, लेकिन ये कहना गलत है कि सीमांचल में बीजेपी ओवैसी के भरोसे है। हाल ही में पीएम मोदी ने पूर्णिया से सीमांचल को 40,000 करोड़ रुपए की सौगात देकर साफ कर दिया कि वे विकास के मुद्दे पर मुसलमानों का वोट चाहते हैं। अब सवाल ये कि सीमांचल में ओवैसी का विजय रथ रोकने के लिए महागठबंधन की रणनीति क्या होने वाली है। वैसे तो सीमांचल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर किया है, जिनमें कटिहार की बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, जबकि पूर्णिया का कस्बा, पूर्णिया सदर और अररिया का अररिया और नरपतगंज शामिल है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उन मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की है जिनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। असल में एसआईआर के तहत सीमांचल के 4 जिलों से 7 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। राहुल की इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी साथ थे। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते ही तेजस्वी ने अपनी अलग यात्रा भी निकाल ली और सीमांचल के कई जिलों में वे घूमे भी, लेकिन इस दौरान कई जगह तेजस्वी को मुसलमानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मुस्लिम युवाओं ने गठबंधन नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। उनकी मांगे साफ थी, मुस्लिम आबादी के अनुपात में राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए, वरना वोट नहीं मिलेगा। हाल ही में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी बैंडबाजी के साथ लालू प्रसाद यादव के दरवाजे तक पहुंच गए थे। वहां जमकर नारे लगे कि लालू तेजस्वी अपनी कान खोल, दरवाजे पर बज रहा ढोल, गठबंधन में शामिल कर नहीं तो खुल जाएगा MY समीकरण का पोल। अब महागठबंधन के लिए एआईएमआईएम कितनी बड़ी चुनौती बन गई है, ये साफ साफ देखा जा सकता है। इधर कांग्रेस को उम्मीद है कि पप्पू यादव का सीमांचल में बढ़ता प्रभाव और मुस्लिमों के साथ साथ यहां के ओबीसी वर्ग के बीच पप्पू यादव की मजबूत पकड़ पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। पप्पू यादव की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लाख कोशिशों के बाद भी पप्पू यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की वजह से कांग्रेस से टिकट तो नहीं ले पाए थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव में उतरकर उन्होंने आरजेडी की बीमा भारती और एनडीए के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा को 20,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। सिर्फ यही नहीं, पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी और कांग्रेस के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई थी। पप्पू यादव का प्रभाव न सिर्फ पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों पर है, बल्कि अररिया, किशनगंज और कटिहार में भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, जिससे वो वोटों को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन पप्पू यादव इस प्यार को वोटों में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सीमांचल में एमआईएम से गठबंधन नहीं होगा तो आरजेडी का बहुत नुकसान होगा। अभी भी वक्त गठबंधन कर लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे।